नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र हैं। एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने उसके पीछे भी इस्लामिक स्टेट की भूमिका बताई जाती है, तो वहीं सीरिया में जो हुआ उसके पीछे भी इस्लामिक सोच बताई जाती है। और अब जो अफगानिस्तान में हुआ है, क्या उसके पीछे भी इस्लामिक सोच है? क्योंकि हक्कानी नेटवर्क का मुख्य चेहरा और तालिबान सरकार में मंत्री खलील रहमान हक्कानी को एक बम धमाके में मार दिया गया। तालिबानी मीडिया कह रहा है कि यह पाकिस्तान ने किया है, आईएसके, इस्लामिक स्टेट और खुरासान के साथ मिलकर यह किया है। लेकिन पाकिस्तान जो एक वक्त तक तालिबान का गुड फ्रेंड हुआ करता था, वो दुश्मन कैसे बन गया? खलील हक्कानी की हत्या पाकिस्तान ने क्यों करवाई? और ये इस्लामिक स्टेट खुरासान क्या है और इसका इस्लामिक स्टेट से क्या लेना देना है? साथ ही आपको बताएंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान में सत्ता को लेकर जंग छिड़ चुकी है और इसमें वहां के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा ने ही हक्कानी की हत्या करवा दी। आपको अखुंदजादा और हक्कानी के बीच की दुश्मनी की वजह और इन सब में तालिबान बनाम आईएस के खौफनाक साजिश का सच बताएंगे, क्योंकि सच यही है कि मारा गया हक्कानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खलील हक्कानी की हत्या जो की गई है उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल काबुल के अंदर तालिबानी खलील हक्कानी की एक आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। यह भी कमाल की बात है। आत्मघाती जो हमला है वो शुरू ही हक्कानी नेटवर्क ने किया और उसी के जरिए खलील हक्कानी की हत्या कर दी गई। यह हमला तब हुआ जब हक्कानी नेटवर्क के मुखिया अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और इस हमले में हक्कानी के अलावा और 6 अन्य लोग भी मारे गए। इस फिदायिन हमले को लेकर अफगानिस्तानी मीडिया ने बहुत बड़ा खुलासा किया। अफगान मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में इस हमले के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले से पाकिस्तानी सेना से जुड़े अकाउंट से धमकी भरी पोस्ट और उसकी प्रकृति के आधार पर इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इसके लिए आईएस खुरासान जिम्मेदार है, यानी कि आईएसके जिम्मेदार है। रिपोर्ट में बताया गया कि अल मरसाद ने ईगल आई नाम के एक यूजर का इसमें जिक्र किया है। इसमें तालिबानी मंत्री पर घातक हमले से कुछ ही घंटे पहले एक मैसेज भी पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया था कि एक और काफिला नजदीक है, एक और हमला नजदीक है। इतना ही नहीं, यूजर ने विस्फोट के दौरान इस तरीके की पोस्ट को किया और विस्फोट के तुरंत बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बताया जा रहा है कि अकाउंट पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी पहले ही आईएसके ने ले ली है, इस्लामिक स्टेट और खुरासान ने ले ली है, जो सीधा आईएस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस खलील रहमान हक्कानी की हत्या कर दी गई फिदायिन हमले के अंदर, वो कौन है ये जरा देखिए, क्योंकि वैश्विक तौर पर वो एक आतंकी है जिस पर 50 लाख डॉलर से ज्यादा का अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। जरा देखिए उसकी पहचान आपको बताते हैं। जन्म 1 जनवरी 1966 को उसकी पहचान आतंकी के तौर पर, सान अफगानिस्तान, हत्या 11 दिसंबर 2024 काबुल के अंदर। वैश्विक आतंकवादी के तौर पर जो उसकी पहचान है, उसमें जिस ग्रुप को वो लीड करता है, जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो है हक्कानी नेटवर्क ग्रुप। और उसके ऊपर $5 मिलियन यानी कि लगभग 50 लाख डॉलर का इनाम उसके ऊपर अमेरिका ने रखा हुआ है। और हक्कानी नेटवर्क को आगे बढ़ाना, अलकायदा से भी वो एक दौर के अंदर जुड़ा हुआ है और उसको मार दिया गया है। लेकिन इसको लेकर कई तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वैश्विक आधार पर घूम रही है, जिनमें एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तालिबान खुद उसको मरवा रहा है, तीसरा हक्कानी के अंदर की जंग है और चौथा अखुंदजादा और खलील हक्कानी के बीच की दुश्मनी इसमें एक बड़ी वजह है। लेकिन खलील हक्कानी का परिवार और अफगानिस्तान
ये कैसे जुड़ा हुआ है इसको समझिए, क्योंकि एक दौर में जब अफगानिस्तान था वहां पर अभी तालिबानी सरकार है, उस पूरी भूमिका में अखुंज़ादा के साथ हक्कानी एक प्रमुख भूमिका में था, जिसने वहां सत्ता परिवर्तन कराया था, जिसने अमेरिकी सेना को वहां से भागने को मजबूर किया था। दरअसल खलील हक्कानी का परिवार अफगानिस्तान की राजनीति, सैन्य गतिविधियों में अहम स्थान पर रहा है। हक्कानी का भाई जलालुद्दीन हक्कानी एक मशहूर गुरिल्ला नेता रहा है। जलालुद्दीन ने 1980 के दशक में सोवियत सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी थी। जलालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की थी। हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान की 20 साल की विद्रोही गतिविधियों में कई हमलों को अंजाम दिया था। जलालुद्दीन का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानी सरकार में गृह मंत्री है और सिराजुद्दीन के नेतृत्व में हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान की सरकार में एक अहम स्थान हासिल किया है। और यहीं से वो सवाल है कि क्या यह स्थान इतना अहम है कि वहां के सर्वोच्च नेता अखुंज़ादा की कुर्सी के पायों को हिला रहा है। बहरहाल ये आपको बताएं, उससे पहले जरा देखिए, जिस हक्कानी नेटवर्क के साथ खलील हक्कानी जुड़ा हुआ था, वो नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, उसकी आतंकी कुंडली क्या है। दरअसल हक्कानी नेटवर्क का गठन 1970 में जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था, जिसने अफगानिस्तान में 1980 के दशक में सोवियत फौजों से जंग लड़ी थी और उस समय मुजाहिदीन को अमेरिका का समर्थन हासिल था। 1995 में हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ मिल गया। दोनों गुटों ने अफगान राजधानी काबुल पर 1996 में कब्जा कर लिया था। 2012 में अमेरिका ने इस गुट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। 2021 में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई खतरनाक हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। हक्कानी नेटवर्क आतंकी हमलों में सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल करता है, यानी कि फिदाइन बॉम्बर का इस्तेमाल करता है। और कमाल की बात, खलील हक्कानी खुद एक फिदाइन हमले का शिकार हो गया है। 2013 में अफगान सेना ने हक्कानी नेटवर्क को एक ट्रक को भी पकड़ा था और इस ट्रक में कितना विस्फोट था आप अंदाजा लगा सकते हैं। 28 टन विस्फोटक भरा हुआ था। 2008 में अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी जो आतंकी हमला हुआ, उसके आरोप भी हक्कानी नेटवर्क पर लगे थे। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत करने का आरोप भी हक्कानी नेटवर्क पर लगा है। वहीं पूर्वी अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का सबसे ज्यादा प्रभाव है और अफगानिस्तान में प्रभावी इस संगठन का बेस पाकिस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा में है। तालिबान लीडरशिप ने भी हक्कानी नेटवर्क की उपस्थिति बढ़ाई है और 2015 में नेटवर्क के मौजूदा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान का डिप्टी लीडर बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खलील हक्कानी या सिराजुद्दीन हक्कानी वो ही आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हैं। हम कुछ और चेहरे हक्कानी परिवार के बता रहे हैं जिनका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठनों से है, जिनको वैश्विक तौर पर आतंकी घोषित किया गया है। जरा इनके नामों को भी पढ़िए और इनमें जो पहला नाम है वो है खलील उर रहमान हक्कानी। 2011 के अंदर इसे आतंकी घोषित किया गया था और खलील उर रहमान ही हक्कानी सिराजुद्दीन के चाचा हैं, जिन्हें शरणार्थी मंत्री नियुक्त किया गया। 2011 में एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया और सूची में कहा गया है कि खलील ने खाड़ी देशों के साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड का इंतजाम किया। दूसरा चेहरा जरा देखिए, दूसरा चेहरा है नजीबुल्लाह हक्कानी। नजीबुल्लाह हक्कानी को 2001 में आतंकी घोषित किया गया और नजीबुल्लाह हक्कानी को तालिबान की नई सरकार में कार्यवाहक संचार मंत्री नियुक्त किया गया था। नजीबुल्लाह को 2001 में वैश्विक आतंकवाद की सूची के अंदर सूचीबद्ध किया गया और नजीबुल्लाह पिछली तालिबान सरकार में भी मंत्री रहा था और अभी भी मंत्री है। और तीसरा नाम शेख अब्दुल बाकी हक्कानी, एकमात्र हक्कानी है या कहिए पूरे हक्कानी परिवार के अंदर एकमात्र है जो वैश्विक आतंकी घोषित नहीं है। अब इससे फक्र की बात कही हक्कानी परिवार में शेख अब्दुल के लिए या शर्मनाक, बाकी सब वैश्विक आतंकी है और सब पर लाखों डॉलर का इनाम है। तालिबान की नई सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया और शेख अब्दुल बाकी हक्कानी एकमात्र ऐसा नेता जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया था कि देश में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत शिक्षा को अब और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और यह किया गया है।
महिलाओं पर जितनी पाबंदियां वहां लगाई है, वहां मॉल्स को लूट लिया गया। महिलाएं बुर्के से बाहर नहीं हैं, उनको जींस पहनने की परमिशन नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकती, वो सिनेमा नहीं देख सकती, और घर के अंदर भी ना जाने कितनी पाबंदियां लगाई गई। तालिबान इस तरीके से चल रहा है। लेकिन आज सवाल है, हक्कानी, खलील हक्कानी को किसने मारा? तो चलिए एक एक कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हक्कानी और तालिबान के बीच के ही रिश्ते की, क्योंकि वहां तालिबान की सरकार है और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर वहां सत्ता से बाहर करके तालिबान की सरकार बनाई गई थी। दरअसल हक्कानी नेटवर्क का गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। 1980 के दशक में जलालुद्दीन ने CIA की, अमेरिकी सुरक्षा खुफिया एजेंसी जो है CIA, उसकी ट्रेनिंग और फंडिंग से इसे शुरू किया था। अमेरिका की सपोर्ट से शुरू किया। CIA ने उस वक्त अफगानिस्तान पर काबिज सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए इस तरह कई लड़ाकों की मदद की थी। उस दौर में जलालुद्दीन एंटी सोवियत जिहाद के हीरोज में शामिल था। अफगानिस्तान में सोवियत सरकार के पतन तक जलालुद्दीन ने ओसामा बिन लादेन सहित कई विदेशी जिहादियों के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए थे। 1990 के दशक में जब तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज हुआ तो जलालुद्दीन ने उसे हाथ मिलाया और तालिबान पर प्रभाव बढ़ गया। जलालुद्दीन को मिलिट्री कमांडर बना दिया गया, जबकि 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिका का दखल बढ़ा तो हक्कानी नाटो सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। आप सोचिए, जिस हक्कानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के फंडिंग के जरिए बनाया गया, वो खुद अमेरिका की नाटो से लड़ रहा था, या कहीं की नाटो देशों की सेना से लड़ रहा था। ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में भी हक्कानी का एक बड़ा हाथ था। 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और उसके बाद जलालुद्दीन का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का नया प्रमुख बन गया। लेकिन क्या इसकी वजह से तालिबान अस्थिर हो गया कि उसके ऊपर हक्कानी परिवार का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था? लेकिन जो अफगानिस्तान की मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा गया, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के समर्थन से ISK यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने खलील हक्कानी को मारा है। तो चलिए यह भी समझते हैं कि ISK खुरासान ऐसा क्यों कर रहा है और उसका हक्कानी नेटवर्क के साथ 36 का आंकड़ा क्या वाकई में है। क्योंकि इस्लामिक स्टेट खुरासान खुद को इस्लामिक स्टेट कहता है, यानी कि ISIS कहता है, जो सीरिया के अंदर है, और ये ISIS कहे जाने वाले चरमपंथी संगठन का क्षेत्रीय सहयोगी है। इसे कहिए अफगानिस्तान के अंदर ISIS की लोकल ब्रांच, आप इसको कह सकते हैं। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है। अफगानिस्तान के सभी जिहादी चरमपंथी संगठनों में यह सबसे ज्यादा खतरनाक और हिंसक है। इराक और सीरिया में जब इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था तो जनवरी 2015 में इस्लामिक स्टेट खुरासान की स्थापना की गई। यह संगठन अफगान और पाकिस्तान दोनों ही जिहादियों की भर्ती करता है, खासकर अफगान तालिबान छोड़कर आने वाले उन लोगों को जो ये मानते हैं कि उनका संगठन उतना कट्टर नहीं है जितना कि ISIS है। तो क्या तालिबान के अंदर हक्कानी परिवार की सत्ता को हिलाने के लिए, तालिबान को जड़ से मिटाने के लिए ISK का समर्थन कर रहा है, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के जरिए क्या ISIS अपने पैरों को एक बार फिर से अफगानिस्तान में जमाने की कोशिश कर रहा है? कमाल की बात देखिए कि खुरासान कैसे काम करता है, क्योंकि वहां ना सिर्फ हक्कानी नेटवर्क है, तालिबान का अपना एक नेटवर्क है, वहां ISK का नेटवर्क है। लेकिन ये ISK का जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, इसको 5 तरीके से समझिए, 5 टायर में समझिए कि कैसे कैसे इसके चरण हैं और ये कैसे काम करता है। इसमें अगर पहले टीयर की बात की जाए तो देखिए, टीयर नंबर 1 सीनियर हक्कानी कमांडर। इनका काम क्या है? इनका काम है लड़ाकों के लिए स्ट्रेटजी बनाना और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराना। टीयर नंबर 2 जरा देखिए, अलग अलग इलाकों का लोकल सीनियर कमांडर। काम क्या है? इस तरह के कमांडर जिला या कई गांव के लेवल पर ऑपरेट किया करते हैं। नंबर 3 स्थानीय ग्रुप लीडर्स, लड़कों की भर्ती करना, लोकल लॉजिस्टिक हैंडल कराना, प्रोवाइड कराना। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकल स्तर पर लोगों को तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद उनको एक तरीके से लॉजिस्टिक
प्रोवाइड की जाती है, जो भी उनको चाहिए किसी भी हमले के लिए, किसी भी अटैक के लिए, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा टियर नंबर 4 कोर फाइटर्स, भरोसेमंद लड़ाके हमलों के लिए सबसे अहम कड़ी है, यानी कि जिनको टियर 3 लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, वो लड़ाके जिनके हाथों में बंदूक होती है, जो अंजाम देते हैं, ये कोर फाइटर्स हैं। इनको आईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासान के अंदर सबसे भरोसेमंद लड़ाके कहा जाता है, जो हमले के लिए तैयार होते हैं। तो क्या वाकई में जो खलील हक्कानी को मारा गया फिदाइन हमले में, वो टियर 4 के वो भरोसेमंद फाइटर जो एक तरीके से फिदाइन हो गए। नंबर 5 कैश फाइटर, दरअसल इन्हें पार्ट टाइम लड़ाकों के रूप में स्थानीय स्तर पर रिक्रूट किया जाता है। ये सिर्फ पैसों के लिए लड़ते हैं, विचारधारा से इनका कोई संबंध नहीं होता। तो एक इस तरीके के भी आतंकी होते हैं जो सिर्फ पैसों से मोहब्बत करते हैं। पैसा अगर उनकी जेब में है तो वो किसी के भी सीने में गोली को दागने को तैयार, और जहां ये अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर को उतारना नहीं चाहते, या कहें कि जहां रिस्क ज्यादा होता है, वहां शायद ये पैसे देकर रिक्रूट करते हैं और उनकी जिंदगी खतरे में डालकर अगर ऑपरेशन अंजाम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर वो मारा गया तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में आईएसके ने ऐसा किया है? अफगानिस्तान की जो सियासत को समझते हैं, उनकी एक अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहां के सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा के साथ जाकर जुड़ती है। तो जरा सबसे पहले यह समझिए कि अखुंज़ादा और खलील हक्कानी की क्या वाकई में दुश्मनी थी, और दोनों के बीच जंग किस चीज को लेकर है, और क्यों कहा जा रहा है कि अखुंज़ादा ने ही अपने मंत्री पर फिदाइन हमले के जरिए उसको मरवा दिया। दरअसल तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के नेतृत्व वाला कंधार समूह सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान के नियंत्रण से हटाना चाहता है। मरने वाले खलील उर रहमान हक्कानी तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री और हक्कानी समूह के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा थे। सूत्रों के हवाले से जो बताया गया उसमें अखुंज़ादा हक्कानी से डरा हुआ था। हक्कानी समूह अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। उस पर कई तरीके के आरोप थे कि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए अपना परिवार सर्वोपरि है। सूत्रों के अनुसार जो कहा गया उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी को कंधार के माध्यम से बताया गया था कि वह पूरी तरह से उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि अखुंज़ादा वहां की सरकार को चला रहे थे, खलील हक्कानी उसमें मंत्री थे। तो बतौर सरकार चलाने के तौर पर, सर्वोच्च नेता के तौर पर अखुंज़ादा ने आदेश दिया कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कंधार यह भी चाहता था कि हक्कानी लो प्रोफाइल रहे और देश में सरिया कानून लागू करे। हक्कानी को यहां तक कि मीडिया में ना आने, वीडियो प्रकाशित ना करने तक के निर्देश दिए गए। कंधार ने हक्कानी को यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। हक्कानी ज़ारदान राजनीति से, या कहें कि ज़ारदान जनजाति से आते हैं, और कंधार समूह ने हक्कानी गुट को नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी उन इलाकों के अंदर जो इस जनजाति से जुड़े, और वो लगभग अफगानिस्तान के 10 जिले हैं जहां सीधे तौर पर हक्कानी का कंट्रोल, और अखुंज़ादा को यही अखर रहा था कि ये 10 जिले बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर वो हक्कानी के कंट्रोल में रहे तो वहां से एक बगावत की आग उठ सकती है, और इसलिए वहां उसे परमिशन नहीं दी गई। यहां तक कि उन्हें अपने ही गृहनगर में परमिशन नहीं दी गई और वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया। और क्या वाकई में यही एक बड़ी वजह है कि तार इस्लामिक स्टेट खुरासान की तरफ जोड़ते हुए पाकिस्तान ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। एक तरफ खुद को उस पूरे दायरे में लाते हुए अखुंज़ादा के करीब खुद को बता दिया, दूसरा हक्कानी नेटवर्क से जो बदला लेना चाहता था उसमें अखुंज़ादा का इस्तेमाल करते हुए उसने उसको अंजाम दिया। क्या वाकई में ऐसा है? बहरहाल अखुंज़ादा और हक्कानी को लेकर कहा जा रहा है कि इनके बीच में वहां 36 का आंकड़ा था। अखुंज़ादा के मना करने के बाद भी हक्कानी ने अपने पैतृक स्थान का दौरा किया था, उन गृह जिलों का दौरा किया था जिनके लिए अखुंज़ादा उसे मना कर रहा था। आत्मघाती हमलावर हयातुल्लाह के नाम पर एक मस्जिद का उद्घाटन किया गया था, और यह तालिबान प्रमुख हयातुल्लाह अखुंज़ादा को संकेत था कि जो कुछ भी हासिल हुआ है
यानी अगर अखुंज़ादा सत्ता पर बैठा हुआ है तो उसमें उनके साथ होने की वजह जमीनी वो कार्यकर्ता है जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भुलाया नहीं जा सकता। यहां अपने उद्घाटन भाषण में हक्कानी ने सैकड़ों आत्मघाती हमलों के बारे में बात की। अखुंज़ादा हक्कानी के मीडिया को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद नाराज हो गए थे। यहां तक कि गोला बारूद और हथियार डिपो के ताले और चाबियां उनसे छीन ली गई थी। खलील हक्कानी से अखुंज़ादा ने वो चाबियां छीन ली। कंधार कैबिनेट की हालिया बैठक में एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ जिसका जिक्र अफगानिस्तान में हो रहा है। दरअसल वहां एनजीओ के मुद्दे पर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच हाथापाई की खबर है, जिसे अफगान सरकार के लिए एक प्रमुख आर्थिक आधार के रूप में देखा जाता है। वहां के सूत्रों के मुताबिक 2700 अफगान एनजीओ हैं और 278 विदेशी एनजीओ हैं। कुल मिलाकर वो 80,000 अफगान लोगों को रोजगार देते हैं, जिनकी जांच तालिबान द्वारा की जाती है, मुख्य रूप से हक्कानी गुट के द्वारा। और यहीं से एक फंडिंग का वो खेल शुरू होता है जिसे हक्कानी के बैकबोन के तौर पर देखा जाता है, यानी कि जहां से हक्कानी को फंडिंग होती है वो वाया इन्हीं एनजीओ के जरिए होती है जो सीधे हक्कानी के कंट्रोल में है। और ये हमला कराकर अखुंज़ादा शायद ये संदेश देना चाह रहा है कि एनजीओ के अंदर जो पैसा आ रहा है वो अखुंज़ादा तक पहुंचना चाहिए। बहरहाल तालिबान के अंदर कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि वहां विचारधारा सिर्फ बंदूक की नोक से निकली गोली से तय होती है या फिदाइन हमले के जरिए। खलील हक्कानी मारा गया है, उस पर इनाम था, वैश्विक आतंकी था, लेकिन वो अपने गृह युद्ध की जंग में मारा गया या पाकिस्तान का शिकार हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन ये सच है कि खलील हक्कानी की हत्या ने हो सकता है कि तालिबान में एक बार फिर से उस गृह युद्ध को छेड़ दिया है जिसकी आहट इस वक्त सीरिया के अंदर भी सुनाई दे रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।